25 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा अपडेट कि पीएम मोदी आज देश को संबोधित करने वाले। यह संबोधन होगा ठीक रात 8:30 बजे। सवाल कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, क्या कोई नया ऐलान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरा, उसके बाद महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की क्या सोच है, क्या रणनीति है, क्या कोई नया रोडमैप देश के सामने रखें, क्या इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। कैबिनेट की बैठक में भी पीएम मोदी ने अपना नेक्स्ट प्लान क्लियर कर दिया कि महिला आरक्षण बिल थमेगा नहीं। तो सवाल यह कि विपक्ष ने कहीं सेल्फ गोल तो नहीं कर लिया, क्या आधी आबादी से पंगा लेकर विपक्ष ने अपने पैर कुल्हाड़ी पर दे मारा। इस रिपोर्ट को देखिए फिर चर्चा करें। महिला आरक्षण बिल से जुड़ा बिल भले लोकसभा में गिरा, भले ही विपक्ष इसे सरकार की हार और बीजेपी इसे विपक्ष की साजिश करार दे रहे, लेकिन सरकार इस हार को मौके में बदलने के लिए तैयार है। आज रात ठीक 8:30 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करने जा रहे हैं। सवाल है कि क्या पीएम मोदी महिला आरक्षण बिल पर बोलेंगे। क्या पीएम का आज का संबोधन देश की आधी आबादी और उसके हक पर होगा। माहौल देखते हुए तो यही लग रहा है, क्योंकि इसका संकेत पीएम मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण पर बोलते हुए ही दे दिया था। देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि एक फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होगा। अब राहुल गांधी की ये तस्वीर देखिए। राहुल गांधी की ये तस्वीर कुछ दिन पुरानी है, लेकिन मौजूदा वाकये में बीजेपी ने फिट बिठा दिया है। बीजेपी कह रहे राहुल गांधी महिला अधिकारों के मुद्दे पर भ्रम फैला रहे और उन्हें आखिरी बार ऐसे ही तीर चलाते देखा गया। दरअसल कल लोकसभा में अपने बोलने के दौरान राहुल गांधी ने स्पीकर और सत्ता पक्ष के सांसदों द्वारा आपत्ति जताने के बाद भी नाना दादी की कहानियां सुनाई। ऑपरेशन सिंदूर बालाकोट तक पहुँच गए। बीजेपी ने इस पोस्टर पर वांटेड लिखकर राहुल गांधी पर हमला बोला। सवाल है कि कहीं यहाँ भी राहुल का तीर गलत निशाने पर या फिर निशान से ही चूक तो नहीं गया। खैर, महिला आरक्षण बिल के समर्थन में और विपक्ष के विरोध में संसद के बाहर और देश भर में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। विपक्षी गठबंधन को महिला विरोधी बताया, तो वहीं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर महिलाओं का इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक दलों ने इस बात का उत्सव मनाया कि इस देश के वर्षों से चली आ रही संघर्षशील राजनीतिक महिलाएं, जो मात्र 33% का अधिकार संसद में मांग रही थी, उन महिलाओं को कैसे मर्यादाएं तोड़कर उनके अधिकार से वंचित रखा जाए। पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है, अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसिमन 2011 के जनगणना के आधार पर, वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। सामान्यतः मैं प्रियंका गांधी पर कुछ नहीं बोलता, आज शायद पहली बार उन पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। क्या कहा उन्होंने अपनी प्रेस में कि महिला का इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या देश की नारी इस्तेमाल का विषय है? और ये कांग्रेस पार्टी की एक वुमन एमपी जो उस प्रीमियर परिवार से आती है, वो बोल रही है। ये कौन सी भाषा है? और इसी सोच का कारण था कि पहले सारे रिजर्वेशन के बिल को फाड़ा गया। पीएम मोदी ने पहले ही कहा था, अगर विपक्ष महिला आरक्षण बिल का विरोध करता है तो वो बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएगा। खबर है कि कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने साफ साफ कहा है कि महिला आरक्षण बिल का समर्थन न करके विपक्ष ने गलती की।
उनको इस गलती के लिए भुगतना पड़ेगा और महिलाओं को जवाब देना पड़ेगा। साथ ही पीएम ने कहा कि इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाना है कि विपक्ष ने देश की महिलाओं को हराया है। इसका असर भी दिखा जब बंगाल की रैली में यूपी के सीएम योगी ने महिला आरक्षण बिल के नाम पर विपक्ष पर निशाना साधा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बहनों और बेटियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का विधेयक 2029 में लागू करने का संशोधन प्रस्तुत किया, कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी ने उसको पास नहीं होने दिया। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं, याद करिए, ये लोग आधी आबादी को उसका हक नहीं देना चाहते, लेकिन घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं, घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं। महिला आरक्षण बिल के विरोध के बहाने विपक्ष देश में एक दूसरी सियासत भी करने में जुटा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रहुल्ला ने पूरे देश को कश्मीर बनाने जैसा विवादित बयान दिया, तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने बीजेपी की मंशा को लेकर विवादित बयान दिया। हालांकि संसद की कार्रवाई से इन बयानों को हटा दिया है, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा कि आगा सैयद रहुल्ला पूरे भारत को कश्मीर में बदलना चाहते, फिर जिस तरह कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया, उनकी हत्या की गई और उनके साथ बलात्कार किया गया, वही ये लोग करना चाहते हैं। ऐसे में अब सवाल है कि महिला आरक्षण पर छिड़ी इस लड़ाई में विपक्ष कौन सी सियासत करना चाहता है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि बिना सोचे समझे विपक्ष जिस रणनीति पर चल रहा उसका खामियाजा उन्हें चुनावों में भुगतना पड़ा। और बड़ा सवाल कि क्या इसी का इशारा पीएम मोदी आज के संबोधन में देने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। डॉक्टर नीतू डबाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सुजाता पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, रोशनी जायसवाल कांग्रेस पार्टी के नेता है, सैयद जरीफ समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और नीलोफर मसूद आपसे थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत रोशनी जायसवाल आपसे करता हूं। लग रहा है कि सियासी लड़ाई में बैकफुट पर आप लोग हैं। पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन आज, और बहुत मुमकिन है कि हो सकता है वो महिला सशक्तिकरण या इसी पर बोले, सरकार का कोई रोडमैप देश के सामने रखें। संविधान की जीत, लोकतंत्र की जीत हुई है। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहूंगी कि भाजपा जैसे जनता को भ्रमित करती आई है, उसी तरह भ्रमित कर रही है कि ये महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया विपक्ष ने, लेकिन विपक्ष की ताकत आज दिखी है। जो बिल पास नहीं हुआ वो था 131वां संशोधन बिल, परिसीमन बिल, संविधान का संशोधन बिल। जनता को भ्रमित करना बंद करे भाजपा, जनता को बहुत भ्रमित कर चुकी है। अगर लोकतंत्र की जीत क्या हुआ रोशनी जायसवाल? नेटवर्क एक्चुअली कुछ इशू आ रहा है, इस वजह से कट रहा है फोन। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहूंगी कि भाजपा भ्रमित करती है। और आज अगर अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं समझ गया कल से विपक्ष यही कह रहा है, मुझे एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि परिसीमन से जुड़ा बिल था, महिला संविधान से, महिला आरक्षण से जुड़ा बिल था, ठीक भी है, वो पास नहीं हुआ, 2/3 बहुमत चाहिए था। अब मुझे एक बात बताइए, 23 में एक बिल कानून बना था, पास हुआ था, कानून बन गया, नोटिफाई हो चुका है, अब वो जब भी लागू होगा नई जनगणना के बाद, तो क्या आप कह रही है परिसीमन तब नहीं होगा? उस समय नहीं होगा, और जो महिलाओं के हक का बिल था वो 2023 में पास हो चुका था, उसे फिर से लेके आए। और नहीं, वो तो ऑलरेडी इफेक्टिव है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, आप ये कह रही हैं कि परिसीमन से जुड़ा बिल था और उसे हमने रोक दिया। मैं ये कह रहा हूं कि 26 की जनगणना जो अब शुरू हो रही है, और इस जनगणना के जब नतीजे आएंगे और नतीजों के बाद डिलिमिटेशन होगा और फिर महिला आरक्षण लागू होगा, तो डिलिमिटेशन तो होना ही है। अब वो ठीक है, आज नहीं हो रहा है, 3 साल बाद होगा, 29 में नहीं हो पाएगा, अब हो सकता है 34 का चुनाव उस पर हो, लेकिन प्रोसेस तो वही रहेगा। आप ये कहिए हमने 5 साल उसको आगे बढ़ा दिया। जनता के हक के लिए विपक्ष जब तक लड़ सकता है लड़ रहा है, और जनता के हक की आवाज विपक्ष उठा
रहा है और विपक्ष की एकता दिखी है, लोकतंत्र नहीं दिखा रोशनी है, जायसवाल, मजबूती दिखी है। वो बिल गिर गया, विपक्ष की एकता दिखी, ये पूरे देश में मैसेज चला गया। मैं आपसे आगे की बात पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आगे क्या स्थिति? तो यही रहेगी जहां तक मुझे लगता है। ये हो सकता है कि ठीक है अभी नहीं, 29 नहीं, 34 सही, क्या स्थिति बदल जाएगी? स्थिति बदलेगी और जनता की हक आवाज कैसे? जिस तरीके से विपक्ष उठाता रहा है जनता के सामने कैसे भाजपा बदलेगी का झूठ रोशनी आ चुका है। जायसवाल? वही तो समझना चाह रहा हूं, कैसे बदलेगी मैडम? जब महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी सामने आती है। तो महिलाओं के हक के लिए सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई और आगे भी उठाता रहेगा। देश की अगर महिला प्रधानमंत्री कोई पहली बनी है तो इंदिरा गांधी जी बनी है, कांग्रेस पार्टी से बनी है। ठीक है, मैं आपसे आगे की बात पूछ रहा हूं। आपने कहा परिसीमन से जुड़ा बिल था, चलिए समझ लिया। आपने कहा अभी हमने रोक दिया, ये भी बात समझ लिया। मैं पूछ रहा हूं कब तक रोका? 5 साल ही तो सही, 4 साल ही तो सही, उसके बाद क्या? 5 साल बाद हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और उसके आगे हम लोग जो चाहेंगे वो बिल पास होगा। ठीक है। नीतू डवास, जवाब दीजिए इस बात का। ये कह रही है कि 29 में सरकार बनाकर डिलिमिटेशन होने नहीं देंगे, लेकिन रोशनी जायसवाल ये भी बता दूं, बहुत संभव है कि डिलिमिटेशन उसके पहले ही ना हो जाए, क्योंकि 27-28 तक नतीजे आ जाएंगे। खैर, नीतू डवास जवाब देंगे। जी, मैं कहूंगी कि देश का कल का बड़ा ही काला दिन इतिहास में दर्ज होगा। पहले भी इस देश ने इस काले दिन को इतिहास में दर्ज होते हुए देखा था, जब कांग्रेस के द्वारा शाहबानो के मामले को, जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको संसद में पलटा था। इस देश में लगातार देखा गया कि माताओं बहनों के साथ अनेकों अत्याचार हुए। उन अत्याचारों को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है ये पूरा देश जानता है। माताओं बहनों के अत्याचार की बात भाजपा बिल्कुल भी ना करे तो अच्छा लगेगा। विपक्ष की जिस तरह से मणिपुर में कौन बोल रही है? महिलाओं बहनों, अरे ये कौन बोल रही है? घुमाया गया, उस पे महिलाओं की कोई। रवि जी, मैं किसी के बीच में बात नहीं कर रही हूँ, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। मैं आता हूँ। एक तो रवि नहीं, राकेश नाम है, नीतू डवास जी, और ये रोशनी जायसवाल कांग्रेस पार्टी की नेता है, उन्होंने आपको काउंटर करना शुरू किया था। रोशनी जायसवाल, अरे मैडम सुनिए ना, मैडम सुनिए, प्लीज सुनिए। मैं बिल्कुल बीच में बहुत नहीं आना चाहता हूं, ये महिलाओं का मसला है और मुझे छोड़कर आप देखिए सारे पैनल पर महिलाएं ही हैं, तो मैं बहुत बीच में नहीं आना चाहता हूं। लेकिन एक दूसरे को सुनते हुए, नीतू डवास अपनी बारी का वेट कर रही थी, आप सुन लीजिए, फिर आप कुछ काउंटर भी कर दीजिएगा। बोलिए नीतू जी। जी, देश में कल संसद में जो हुआ बड़ा ही शर्मनाक था, बड़ा ही दर्दनाक था। एक महिला होने के नाते पूरे देश की आधी आबादी वो दर्द आज सड़कों पर अपना बयां कर रही है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, महिलाएं सड़कों पर उतर चुकी हैं और महिलाओं एकजुट होकर कांग्रेस की जो ये रणनीति, और बड़ा दुर्भाग्य है कि कहा कि महिलाओं का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मतलब कि आप महिलाओं को इस देश की कमोडिटी समझती हैं, आप महिलाओं को प्रयोग करने वाला कमोडिटी समझती हैं। ऐसी सोच कांग्रेस की पूरे भारत ने और आधी आबादी ने देखी, जिसका जनाक्रोश आप पूरी सड़कों पर आज दे सकती है कि आज की देश की मातृशक्ति क्या चाहती है। 131वां मैं कहूंगी कि ये जो विधेयक था, इसको रोक कर जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने अपने नाम पर काला दिन, जो इतिहास उन्होंने रचा है, वो पट्टी अपने सर पर बांध ली है और इसका विरोध, इसका जनाक्रोश वो आगामी चुनाव में देखेंगे। और दूसरी बात जो यहाँ पर बैठकर जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने कही, डिलिमिटेशन की बात, हर एक बात को, तथ्यों को, डिलिमिटेशन शुरू होने वाला है 2026 से ये प्रक्रिया शुरू होगी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ये श्रेय ना मिल जाए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये श्रेय ना मिल जाए कि महिलाओं के हक, नीतू जी अभी 2026-27 तक तो जनगणना ही पूरी होगी, उसके बाद शायद डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। मुझे एक चीज बता दीजिए, रोशनी जायसवाल मैं आ रहा हूँ मैडम। नीतू जी एक बात बता दीजिए, क्या कोई आप जानकारी दे पाए? रोशनी जी प्लीज रुक जाइए मैडम, मैं कह रहा हूँ नहीं अच्छा लगता है, एक सियासी जीत आप लोगों को मिली है तो थोड़ी सी गंभीरता प्लीज। अब नीतू डवास जी, एक जानकारी क्या आप दे पाएंगी? प्रधानमंत्री मोदी, अगर आपके पास जानकारी हो, आज क्या बोलेंगे? क्या महिला सशक्तिकरण पर ही बोलेंगे, क्या महिला आरक्षण पर ही बोलेंगे, या फिर कोई नया ऐलान है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या विषय रहेगा इस पर तो बोलना मेरे से संभव नहीं होगा, वो उनका विषय है, देश की जनता को एड्रेस करेंगे। लेकिन जो पूरा
दर्दनाक इतिहास कल रचा गया है, वो पूरी देश की जनता ने देखी है और महिलाएं बढ़ चढ़ कर इसका अपना एक जो रिएक्शन है वो दे रही हैं। महिलाएं सड़कों पर हैं और दर्द है, सबसे बड़ी बात दर्द है, दुख है कि एक महिला पैनलिस्ट यहाँ पर बैठकर इन बातों का समर्थन कर रही है। बड़े दुख की बात है, बड़े दर्द की बात है। कुछ नया सीख के आना चाहिए था आपको बोलने के लिए, वही रटा रटाया ज्ञान जो पूरी भाजपा एक लाइन ले देती है और पूरे के पूरे आप लोगों को भी कुछ नया सीख लेना चाहिए था। जब इस देश में 3 तलाक द्वारा जब महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे तो आप भी कुछ नया कर लेती। जब शाह बानो के साथ अत्याचार हुआ और उसने वो केस सुप्रीम कोर्ट में जीता, तब आपकी सरकार ने संसद में उसको लाकर अलग उसको पलट दिया। तो ये भी आपने ही, आप लोगों की सरकार, तो आप भी कुछ देश में नया कर देती। आप लोगों का ही बहुमत था 2004 से लेकर 2014 तक। आपकी सरकार ने महिलाओं के इस समर्थन का कभी ना तो साथ दिया, ना बिल लाने की हिम्मत हुई थी। आप ही की अलायंस की पार्टियां होती थी जिन्होंने इन बिलों को संसद में फाड़ा है। तो आपको तो शर्म आना चाहिए कि आप उस पार्टी से आती हैं जो लगातार महिलाओं के खिलाफ काम करती रही है। आपको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि आप किस प्रकार की पार्टी का समर्थन करने के लिए यहाँ पर चैनल पे आकर बैठ गई है, जिसने लगातार महिलाओं के खिलाफ काम करने की कोशिश की। आपकी अंतरात्मा कचोटनी चाहिए, आज आपको दुख होना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं की बात नहीं थी, पूरे देश के महिलाओं की आबादी की अब जरीन जी आपके पास आ रहा हूं। वो महिलाएं मणिपुर में इस देश की बेटियों को नग्न घुमाया गया था, तब आप लोग को सड़क पे निकलना चाहिए था, तब आपको बीजेपी का झंडा जलाना चाहिए था, तब काला दिन था। कहां थे आप लोग तब? आज विपक्ष एक होकर संविधान की जीत हुई है। कल काला दिन नहीं था। कल विपक्ष ने एक साथ दिखाया कि बीजेपी की हर गलत नीति के खिलाफ विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा है। तब कहां थे आप लोग जब मणिपुर की बेटियों को नग्न घुमाया जा रहा था? पूरे विश्व में हिंदुस्तान की बेइज्जती हुई है, इस देश की महिला की बेइज्जती हुई है। आप कहाँ थी? आपका नहीं, मैं चिल्ला रही हूँ। जब मैं सच बात कह रही हूँ तो आपको चिल्लाती हुई दिख रही हूँ। छीन कर आप बताइए। नहीं, आप नहीं, मैं आप नॉर्मल बंदे में बात कर रही हूँ। आपको मैं, मुझे गुस्सा आता है आप लोग की दोहरी नीति पर। मुझे गुस्सा आता है कि आप लोग महिला को बिल्कुल आप महिला का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उस दिन कहाँ थे? बीजेपी की कोई नेता सड़क पर क्यों नहीं उतरी थी? बता दूं, क्यों नहीं आक्रोश की रैली हुई थी जब मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाया था? आपको पता है पुरुषों ने क्या क्या करा था? आपको पता? आप गई कभी? फाड़ा था। आप गई कभी? आप लोगों की गई कभी? आप सरकार थी वहाँ। प्लीज एक मिनट। अब जरीन जी एक सवाल का जवाब दीजिए। मैडम प्लीज सुनिए ना प्लीज। आपको मणिपुर, मैडम सुनिए ना, आपको मणिपुर दिखा, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं क्या आपको नंदीग्राम भी दिखा था? आप बोलिए। क्या आपको नंदीग्राम भी दिखा था जब मणिपुर जैसी घटना वहां पर हुई थी? क्या मालदा की घटना आपको दिखी? क्या आपको कूच बिहार की घटना दिखी? क्या आरजीकर की घटना दिखी? हमको सब दिखता है। समाजवादी पार्टी हमेशा से महिलाओं के साथ खड़ी। तो बंगाल पर तो नहीं कभी बोलते सुनाई दी ना, तो आपकी पार्टी के कोई नेता बोलते हुए सुनाई दी। आप मुझे टीवी एंकर कम लगकर आप बीजेपी के प्रवक्ता वो आप टैगिंग देते रहिए मैडम। मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। गलत है जरीन जी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई आकर मुझे टैगिंग देकर चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है जरीन जी। आप टैगिंग दीजिए, मैं इसका आदी हो चुका हूँ। अगर सच सवाल पूछ रहा, अगर सच का आईना सामने दिखाना, आप इतनी बौखला क्यों हो गई? जरीन जी, मैंने बंगाल की बात कर दी, आप इतनी क्यों बौखला गई? क्या बंगाल की महिलाएं इस देश की महिलाएं नहीं है? क्या बंगाल की बेटियां इस देश की बेटियां नहीं है? या फिर आप भेद करेंगी मणिपुर की महिलाओं और बंगाल की महिलाओं में? मैं मणिपुर पर, जरीन जी ये फर्क दिख रहा है। मैं मणिपुर के मुद्दे पर आपके साथ हूँ। मैं मणिपुर में महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ उस पर आपकी आवाज के साथ हूँ। लेकिन दुख की बात है सुजाता जी की जरीन जी बंगाल की महिलाओं के सवाल पर मुझे टैगिंग दे रही है। और कल ये दुख की बात है। बिल्कुल साथ होना चाहिए। और मैं हूं, लेकिन आप नहीं मेरे साथ। मैं देश के एक हिस्से की महिलाओं पर आपके सवाल के साथ हूं, लेकिन देश के दूसरे हिस्से में महिलाओं के सवाल पर आप मुझे टैगिंग दे रही हैं जरीन जी। आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगी। नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ। मैं सवाल पूछना मेरा काम है, आईना दिखाना काम है। चलिए ठीक है। करके सड़क पर ला रही है, जो विपक्ष उनका साथ दे रही है। ठीक है मैडम, रुक जाइए। अब सुजाता पांडे, मणिपुर पर इनके सवाल का मैंने समर्थन किया, ठीक है, आप पूछिए सवाल। मणिपुर में महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बंगाल की महिलाओं पर सवाल पूछा तो मुझे टैगिंग दे रही है।
कि मैं इनकी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता हूं। बंगाल की महिलाएं नहीं है। नहीं, मैं टैगिंग नहीं कर रही, आप गलत एकदम बात आपने कर रहे हैं। टैगिंग दी, आपको आपने टैगिंग दी। इतनी जल्दी यूटर्न मत लिया करिए जरीन जी, इतनी जल्दी मैडम यूटर्न मत लिया करिए। चलिए ठीक है, सुजाता पांडे को सुनिए, फिर आता हूं आपके पास। नीलोफर जी भी जुड़ चुकी है। मैं यू टर्न वन नहीं लेती, मैं जो बात कहती हूँ सच। अरे तो अभी आपने कहा, अभी आपने कहा, हमारी पार्टी अभी आपने मुझे टैगिंग दे दी कि बीजेपी का प्रवक्ता हूं। पांडे नहीं है, सुनिए सुजाता चुप हो पांडे, जाइए, चुप हो जाइए। राकेश जी इनको बंद कीजिए प्लीज। नहीं बंद किसी को नहीं, वो शांत हो गई। सिलसिलेवार ढंग से यहाँ पे जितनी बातें कही गई उसको एक्सप्लेन करती हूँ, उसको एक्सप्लेन करती हूँ। और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक महिला रिसर्चर हूँ, तो मैं आपको फैक्ट्स और डेटा पे बात करती हूँ। प्लीज जरीन, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, प्लीज इतनी कर्टेसी रखिए। आप एक महिला है, महिलाओं की कोई जाति और धर्म नहीं होता, महिला अलग कैटेगरी होती है। और ये कारण इसीलिए हुआ है कि चुनाव दर चुनाव महिलाओं को जो पार्टियां लुभाने का काम करती है, क्योंकि उन्होंने देखा कि महिलाएं जात धर्म अपना जो लेगेसी है, उसके बाप माँ कौन से पार्टी को समर्थन करते थे, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। महिलाएं ये देखती है कि हमारे लिए किसने काम किया। इसीलिए हर चुनाव में महिला ने अपना खुद का स्वयं निर्णय लिया। इसीलिए उनको जातियों में तो मत बांटिए। महिलाएं विश्व की सबसे बड़ी दलित है, और ये मैं एक नहीं 100 रिपोर्ट से पूरा से इसको साबित कर सकती हूँ। दूसरी बात हुई यहाँ पे मणिपुर की महिलाओं का संदर्भ लाके बात को डिरेल करने की कोशिश की गई। ये डिरेल करने की कोशिश की गई कि 1996 से 2008 तक ये सारा बिल आता रहा, उसका विरोध वही पार्टियां करती रही जो आज भी कर रही हैं। तो इनकी ये मंशा साफ हो जाती है। जिन ये बात कर रहे थे पहले कि देश का डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे थे, तो अमित शाह ने तो कंडीशन दी थी कि 1 घंटा दो, डिलिमिटेशन का जो तुम्हारा प्रॉब्लम है 50% सारी की सीटें बढ़ा देता हूं, किसी की सीटें कम नहीं होंगी। पिन ड्रॉप साइलेंस था पूरे सभा में। क्यों? क्योंकि उनको ये बिल पास ही नहीं करना था। दूसरी बात है कि हमेशा मणिपुर का जिक्र होता है, तो आपने सही कहा, संदेश खाली नहीं मैटर करता है, आरजे कर मैटर नहीं करता है। और लेकिन अगर मणिपुर मैटर करता है, करना चाहिए, तो आप ये सोचिए कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के बाद कि शायद मणिपुर वाली घटना नहीं होती। वहां मणिपुर की जिम्मेदारी वहां के चीफ मिनिस्टर ने ली, उसने इस्तीफा दिया। क्या प्रियंका गांधी जो नाच रही है महिला ये शब्द ठीक नहीं है। नहीं, ये शब्द ठीक नहीं है। ये शब्द ठीक नहीं है, ये शब्द ठीक नहीं है सुजाता जी, ये शब्द ठीक नहीं है जो आपने इस्तेमाल किया। अरे रोशनी जायसवाल, मैंने खुद पहले बोल दिया, मैंने खुद पहले बोल दिया। आप मुझे ये बताइए कि आपको खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। रोशनी जायसवाल शांत हो जाइए। आप जिस शब्द के लिए कह रही है वो माफी मांगे या न माने, मैंने खुद बोल दिया कि ये शब्द सुजाता पांडे का ठीक नहीं है। ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, ये भी आपकी कॉल है, आप मत माफी मांगिए। मैं कह रहा हूं आपका वो शब्द ठीक नहीं था। अब मैं नीलोफर जी के पास आगे बढ़ता हूं। मैं कह रहा हूं वो आपका शब्द ठीक नहीं था, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अब नीलोफर मसूद जी, इस सियासत के बीच में आपकी पार्टी के सांसद ने क्या कहा सदन में? हाँ एक मिनट मैडम रुक जाइए, अब नीलोफर जी की बारी है। हालांकि वो बयान क्या है हम नहीं सुनवा सकते क्योंकि सदन की कार्रवाई से उसे हटा दिया गया है, और बीजेपी कह रही है कि आप देश के अलग अलग हिस्सों में कश्मीर जैसा बनने का ख्वाब आपने पालकर बैठा था कि संघर्ष शुरू हो जाए। यह आप लोगों की मंशा थी इसके पीछे? देखिए, हालांकि 2026 तक एक कैप लगाया गया था कि कहीं पर भी डिलिमिटेशन नहीं होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पहले ही डिलिमिटेशन हो गई है। क्या जम्मू कश्मीर रेस्ट ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है? अगर आप उसको हिस्सा मानते हैं तो वो कैप पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के लिए क्यों हटा दिया गया? नंबर 1, ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट जम्मू कश्मीर में कर दिया गया है, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से तोड़ा फोड़ा गया इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को, राजौरी को अनंतनाग के साथ मिला लिया गया। तो एक बैड इंप्रेशन जो हर किसी के दिमाग में भी है, और वो पैटर्न अगर फिर से फॉलो कर दिया जाता, मुझे लगता है बेहतर नहीं होता। अगर यकीनन इस पार्टी को, बीजेपी को ये मंशा थी कि मुझे एक समर्थन देना है फीमेल्स को, जो हमें नजर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने आंकड़ों के साथ जोड़ा इस रिजर्वेशन को। अगर उनको सही मानों में 29 में इसको इंप्लीमेंट करना है, तो एक हिसाब से इस डिलिमिटेशन को
जो 2011 की बेसिस पर वो करना चाहते थे वो बिल्कुल गलत है। देखिए ऑलरेडी जो हमारा बिल पास हो गया है जिसको समर्थन हर किसी पार्टी ने किया है, उस वक्त उन्होंने इस बेसिस पर समर्थन किया क्योंकि ये कहा गया कि डिलिमिटेशन 2026 की हो जाएगी। क्यों नहीं हम एक साल में ये डिलिमिटेशन कंप्लीट करते हैं, फिर जो हमारे पास आंकड़े होंगे उन्हीं आंकड़ों के बेसिस पर हम आगे चलेंगे। क्यों हम रिजर्वेशन को हमने ड्रॉप ही कर दिया। हाँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब गवर्नमेंट को ये पता था उनके पास मैडम इंपॉर्टेंट बात करते रहिएगा। आपने दो झूठ बोला, कंप्लीट करने दे। अब सुनिए मैडम सुनिए, आपने दो झूठ बोला, मैं वो दोनों झूठ पहले एक्सपोज कर देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, आ रहा हूँ। फैक्ट झूठ बोलिए। हाँ मैं बता देता हूँ, अगर आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपको भी बताइएगा। पैनल पर किसी को लगे कि मैं अगर गलत कह रहा हूं तो वो मुझे टोकेगा। अब सुनिए नीलोफर जी, सुनिए मैडम, मैं बहुत फैक्ट के साथ आता हूं और थोड़ी बहुत तैयारी जरूर करके आता हूं। अब सुनिए, आपने दो बातें कही कि 2026 तक कैब के बावजूद जम्मू कश्मीर में परिसीमन कैसे हो गया। तो मैडम अकेले जम्मू कश्मीर में, सुनिए ना, सुना करिए, तो अकेले जम्मू कश्मीर में परिसीमन नहीं हुआ, असम में भी परिसीमन हुआ। तो ये विक्टिम कार्ड मेरे सामने आकर खेला मत करिए। हाँ रुक जाइए ना, रुकिए। तो अकेले जम्मू कश्मीर में परिसीमन नहीं हुआ, असम में भी परिसीमन हुआ। और सुनिए, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे असम, यूपी, बिहार, झारखंड, कोई राज्य हो, देश का उतना ही हक उस राज्य पर है, उस राज्य का उतना ही हक देश पर है। तो ये विक्टिम कार्ड आकर मेरे सामने मत खेला करिए। अब सुनिए मैडम, आपने पूछा कैसे हुआ, अब सुनिए, जवाब दे दीजिए। हाँ तो रुक जाइए ना, मैंने कहा 2 मिनट धैर्य रखिए। हाँ वो रुक जाइए, पहले रुकिए। अब आपके दूसरे झूठ पर आता हूं। सुनिए ना मैडम, प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए, वरना मैं फैक्ट सुनाने के लिए सबकी आवाज डाउन करवा दूंगा। तो नीलोफर जी सुनिए, इसके बाद मैं आपको 1 मिनट दूंगा बोलने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपका समय खा रहा हूं मैडम। अगर आप इतने सीरियस थे बिल को लेकर, हाँ ठीक है, अब रुक जाइए ना, अभी थोड़ा सा रुक जाइए मैडम प्लीज। मैं बहुत रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ मैडम, मैं बहुत रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं इसके बाद आपको 1 मिनट और समय दूंगा, उसके बाद किसी और गेस्ट पर जाऊंगा। मैं आपको कमिट कर रहा हूं 1 मिनट अलग से दूंगा, 1 मिनट अलग से दूंगा। मेरी बात सुनिए, एक तो अकेले जम्मू कश्मीर में परिसीमन नहीं हुआ, परिसीमन असम में भी हुआ। तो आपका यह कहना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में 2026 तक कैब के बावजूद परिसीमन हुआ, गलत, आपने झूठ बोला। दूसरी बात, आपने कहा कैसे हो गया, तो ये भी आपको बताता हूं। 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया, 370 हटा, और 370 जब हटा और जब पुनर्गठन अधिनियम आया तो उसी समय नए विधानसभा के गठन के लिए परिसीमन को अनिवार्य कर दिया गया। तो ये आपके दूसरे झूठ का पर्दाफाश है कि 2026 तक कैब के बावजूद इसलिए हुआ क्योंकि 2019 में जो परिसीमन, रुकिए मैडम सुनिए ना, मैं फिर से ये बताना चाहता हूं क्योंकि आप लोग यही करते हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए, सच नहीं बताते हैं देश को, बरगलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, इसलिए उसका पर्दाफाश जरूरी है। तो पुनर्गठन अधिनियम जब 2019 देश की संसद ने पास किया तो मैडम देश की संविधान में जो कैपिंग होती है उस कैपिंग को हटाया भी जा सकता है, और अभी भी जो कल अगर ये पास हो जाता तो वो कैपिंग फिर से हट जाती। तो संविधान संशोधन सदन से होते हैं, तो पुनर्गठन अधिनियम 2019 जो आया उसमें परिसीमन अनिवार्यता इसलिए हो गया 2026 से परिसीमन पहले। अब बोलिए, आपको 1 मिनट और देता हूं। मैंने कहा आप अगर इतना सीरियस है फिर जम्मू कश्मीर और आसाम में आप करा दीजिए रिजर्वेशन। क्यों नहीं आप फिर करा रहे, क्योंकि ऑलरेडी डिलिमिटेशन हो गई है, बोलिए। अरे तुम क्यों नहीं करा रहे मैडम, ये सेंटर की बात थी, वो राज्य की बात है। सेंटर में अगर पूरे देश में होगा, अलग से एक ही राज्य में थोड़ा नहीं, एक राज्य में करना है तो जाइए राज्य में, ये सेंटर की बात है। तो सेंटर पूरे देश में एक साथ लागू करेगा, एक राज्य के लिए अलग से नहीं कर देगा। कैसे आपने अलग किया जम्मू कश्मीर और आसाम को? उस वक्त आपको अपनी मनमानी थी, और जिस वक्त आपने ऑलरेडी डिलिमिटेशन कराया, अब आप कह रहे हैं नहीं जी पूरे देश की बात है। हाँ तो है, चलिए। अच्छा सुजाता पांडे कुछ कहना चाह रही है। तब पूरे देश पर जो कैप लगाया गया है, दो पर भी लगाना चाहिए। एक सेकंड सुनिए सुजाता जी, नीलोफर सुन लीजिए नीलोफर सुन लीजिए। देखिए, पहली बात तो आपने ये जो बोला परिसीमन, उस पर तो आपके झूठ पकड़ा गया, लेकिन दूसरी बात जो आपका ऑब्जेक्शन है, मान लीजिए कि आपकी बात को मान भी लिया जाता है कि परिसीमन हो गया, तो कौन जीता वहां पे? कौन जीता? अरे मैं बीच में नहीं बोल रही हूँ ना, आप सुनिए ना, एक महिला को चांस नहीं देंगी, एक महिला को बोलने का। अब आप दूसरे, मैंने सुना ना आपको, राकेश जी ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा सुनिए, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगले नीलोफर जी अगला 1 मिनट मैं आप दोनों को देता हूँ। पहले 30 सेकंड सुजाता पांडे बोलेंगी, अगले 30 सेकंड नीलोफर बोलेंगी। बोलिए। थैंक यू। मैं ये बोल रही हूँ कि मेन प्रॉब्लम क्या है, इनको लगता है कि परिसीमन सरकार अपने हिसाब से कर लेगी तो जो पॉलिटिकल मैप है वो चेंज हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज चेंज हो जाएंगी, और इससे भाजपा जो है वो
फायदे की स्थिति में आ जाएगी तो उनकी सरकार कभी जाएगी नहीं। यही बात अखिलेश यादव ने कही, कहीं ना किसी इसीलिए विरोध कर रहे हैं। तो अगर जम्मू कश्मीर में यह किया तो फिर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार क्यों नहीं आई? ठीक है, तो वो वहीं खत्म हो गया। दूसरा ये कह रही थी कि दूसरा इनका पॉइंट था कि आरक्षण जो है तो असम में कर दीजिए ना, जम्मू कश्मीर कर दीजिए। अरे मैडम, आपको इतना पता नहीं कि आरक्षण, डिलिमिटेशन, सेंसस, ये सब सेंटर का सब्जेक्ट होता है, इसको स्टेट नहीं करा सकती। बिहार ने कराने की कोशिश की थी तो उस पे उसका विरोध हुआ था, जाके कोर्ट ने क्वैश कर दिया क्योंकि ठीक है, हो गया आपके 30 सेकंड। अब बोलिए नीलोफर जी, आप बोलिए। सुजाता जी, होल्ड ऑन नीलोफर जी, आप बोलिए। नीलोफर जी बोलिए। जानती हूँ डिलिमिटेशन है ये ओनली सेंटर करा सकता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन जब ऑलरेडी 2 जगहों पर अब डिलिमिटेशन हो गया है, आप भी जानती है और हर कोई जानता है, आसाम में भी हो गया, सेंटर नहीं कराया, स्टेट ने नहीं कराया, इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी सेंटर नहीं कराया। तो फिर आप रिजर्वेशन का जो है लागू इन 2 से स्टार्ट कीजिए ना। क्यों नहीं करा रहा सेंटर? रुकिए ना मैडम, रुकिए, क्यों नहीं करा रहा? नहीं कर सकते। जहां तक आप दूसरा आपने पहले बात जो रखी, आपने कहा फिर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैसे सरकार है, यही कहा ना। अब मुझे सुन लीजिए आप, सरकार इसलिए है क्योंकि कश्मीर ने पूरा समर्थन दे दिया और जम्मू में जो छेड़छाड़ मैनिपुलेशन की गई इनके साथ, कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, तो जिसकी वजह से सुनिए मैडम हो गया आपके 30 सेकंड। मैं एक और फैक्ट बता देता हूँ, उसके बाद मैं जरीन जी के पास जाऊंगा। सुनिए, एक और फैक्ट बता देता हूँ, अब सुनिए मैडम, सुनिए ना, सुजाता जी रुक जाइए, अब सुजाता जी रुक जाइए। अब सुनिए मैडम, एक और फैक्ट, मैडम प्लीज, नीलोफर जी सुनिए। एक तो सुजाता पांडे की ये बात ठीक है कि आप लोग कह रहे हैं परिसीमन सरकार अपने फायदे के लिए करवाती है, लेकिन ये सरकार का कैसा अपना फायदा है कि परिसीमन भी हुआ जम्मू कश्मीर में, सरकार भी आप लोगों की बन गई। तो मैडम एक ये बात। दूसरी बात है, आप सुनिए, असम में परिसीमन जरूर हुआ, लेकिन असम में सीटों की संख्या बढ़ी घटी नहीं, सीटों की संख्या वही रही, बस सीमाओं का निर्धारण अलग अलग हुआ, पहली बात। दूसरी बात है, एक और फैक्ट आपको बता देता हूं कि पूरे देश के लिए जो 2026 तक कैपिंग थी, उसमें एक जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8A है, जाकर पढ़ लीजिएगा। उसमें पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में सीमाओं के पुनर्निर्धारण की अनुमति पहले से ही दी गई थी, पहले से ही व्यवस्था थी, उसके तहत असम में परिसीमन हो गया। तो थोड़ी सी मैडम तैयारी कर दिया करिए, तो गलत फैक्ट आप देश के सामने नहीं रखेंगी। अब जरीन जी, क्या आपको लगता है? मैडम हो गया प्लीज, हो गया। अगर आपको लग रहा है कि मेरा फैक्ट गलत है तो आप बोलिए, मैं आपको समय दे दूंगा, आप मेरे फैक्ट को गलत साबित कर दीजिए, मैं हमेशा ओपन रहता हूं। और अगर फैक्ट सही है तो अब बस शांत रहिए। अब जरीन जी, क्या ये लगता है कि आप लोगों ने 27 और 29 की लड़ाई के हिसाब से बाजी मार ली है यूपी में? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, हमारा कोई एजेंडा जो है वो चुनावी बाजी मारने का या महिलाओं की आड़ में कोई चुनावी वोट बटोरने का नहीं था। अच्छा। हमारा सीधा सा मुद्दा था कि जो 2023 में जो बिल आया था संसद में, उस हिसाब से आप लागू करते। पहले जनगणना होती, उसके बाद परिसीमन होता, उसके बाद आप ले आते। आगे आप ऐसे कर लीजिएगा, हम आपका सपोर्ट करेंगे। जब हमने 2023 में इस बिल का सपोर्ट करा, हम आगे भी सपोर्ट करेंगे। हमें लड़ना, बहस करना, कोई महिलाओं का मुद्दा बनाना देखिए, देश में हर कोई समझदार है और हर कोई अपडेटेड रहता है। अगर आप ये कहेंगी कि आपकी पार्टी के नेता कहेंगे कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दे दो, और आप यहाँ पर बैठकर ये कहेंगी कि नहीं हम तो चुनाव के लिए कुछ करते ही नहीं है, वोट के लिए कुछ करते ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये हंसकर कोई बात कह देने से ऐसा नहीं है। चलिए, वक्त इतना ही। एक बड़ी खबर आ रही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे बड़ी खबर।